हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचपीटेट के बारे में। एचपीटेट मतलब हिमाचल प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एचपीटेट जो होता है वो कई सारे उसके स्ट्रीम होते हैं, कई सारे ब्रांचेस में एचपीटेट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 3 ब्रांचेस में जो आपका एचपीटेट होता है उनकी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। तो वो 3 ब्रांचेस के बारे में आपको बता देता हूं। एचपीटेट जो एक होता है आपका वो जेबीटी में होता है, ठीक है। जेबीटी मतलब जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं। इसके अलावा टीजीटी आर्ट, ठीक है, टीजीटी आर्ट में आपका एचपीटेट होता है। तीसरा होता है नॉन मेडिकल, ठीक है। एक और होता है मेडिकल। तो हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ये जो 3 प्रकार के एचपीटेट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कमीशन के द्वारा, एचपीटेट फॉर जेबीटी, टीजीटी आर्ट और नॉन मेडिकल। जो नॉन मेडिकल मतलब जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी पूछी जाती है, साथ में मैथ्स तो आपकी जेबीटी और आपकी नॉन मेडिकल में भी कॉमन रहती है। टीजीटी आर्ट में आपकी 60 मार्क्स की एसएसटी आ जाती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल आज हम जो है जेबीटी का पेपर उठाएंगे। जेबीटी का जो पेपर है 2018 का, उस पेपर को उठाएंगे। तो उसमें जो मैथ्स का सेक्शन आया है आपके पेपर में, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जेबीटी का जो पेपर है वो 26 जुलाई की इसकी प्रपोज डेट रखी गई है। मे भी हो सकता है कि यह आपका आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस समय का जो दौर चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो पेपर आपका आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल हम अभी मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर 26 जुलाई को होगा। तो आपको फोकस कहाँ करना है? फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय इस समय नहीं बचा है। मैक्सिमम आपके पास 26 डेज 25 डेज बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करोगे। आप मेरे हिसाब से तो यह है कि आप इस समय रिवाइज करो, जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर के पड़े हुए हैं उनको सॉल्व करो। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर सॉल्व करना। जेबीटी का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे मैं सारे सेक्शन सॉल्व कराऊंगा। इसके आपके जो बाल विकास का सेक्शन है वो भी सॉल्व कराऊंगा, एनवायरमेंट है वो भी सॉल्व कराऊंगा। टीजीटी आर्ट में 2 चीजें विशेष रूप से आती है, हिंदी और आपकी 60 मार्क्स की एसएसटी। तो एसएसटी के लिए भी मैं अलग से वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम है टीजीटी आर्ट का वो आपका आई थिंक 8 अगस्त को है, ठीक है। 8 अगस्त को इसका एग्जाम है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज मैं इसकी स्टडी कराऊंगा, ठीक है। जितने टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम तक उतना मैं कवर करा दूंगा अपनी तरफ से। नॉन मेडिकल तो मेरा फेवरेट है ही। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप चिंता मत करिए। फिलहाल हम आज इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका आया है, पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक 105 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार से कार की दूरी कितनी है? तो सवाल यह है कि एक मीनार कितनी ऊंची है? 150 मीटर। ये जो ऊंचाई दे रखी है मीनार की 150 मीटर दे रखी है, ठीक है। 150 मीटर ऊंची मीनार है, हमने ये मान ली मीनार हो गई। मीनार के शिखर से सड़क पर एक कार खड़ी है। तो यहां पर एक कार, यहां पर मान लो कोई कार खड़ी है, ठीक है। तो इसका जो अवनमन कोण है, इसका जो अवनमन कोण बनना है वो कितना बनना है? अवनमन जो कोण बनना है वो आपका है 30 डिग्री। कितना बनना है? 30 डिग्री। ऊपर से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं तो ऊपर से जो कोण बनता है नीचे की तरफ देखने पर वो आपका अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण मतलब हम कोई पहाड़ का ऊंचा सिरा देख रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना समझ लीजिए। तो ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। ऊंचाई जो है 150 मीटर है। तो मीनार से कार की दूरी, ये आपकी मीनार हो गई और ये कार हो गई। तो इसकी दूरी पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, ठीक है। हमने दूरी मान ली कि इसकी दूरी कितनी है, डी मान ली, ठीक है। डी दूरी मान ली। अब आप क्या करोगे? देखो ये आपका 90 है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 और 30 कितने हो गए? 120।
और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। अब आप लगा दो, इसका नाम ले दो त्रिभुज एबीसी। तो आप लिख दोगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखोगे जो tan 60 होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan के फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है जो आपका लंब, ये लंब होता है और ये आधार होता है। लंब कितना है? 150 और आधार कितना है? d है। समझ गए? और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, तो 150 अपॉन d, d बराबर हो जाएगा 150 अपॉन √3। अब आपका ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन इसमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप इसको और सॉल्व आउट करोगे। तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व आउट करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 से नीचे कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 150 √3, ये हो जाएगा √3 के √3 से मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50√3 मीटर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 50√3। कोई समस्या बताओ आपको, यहाँ पर कोई भी समस्या आपको आ रही हो? आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 2k-1 2k+1 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से लगे हुए पद हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों क्रमागत पद हैं, तो जो बीच वाला पद होता है, अगर कोई 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो अगर मान लो a, b और c ये तीनों क्रमागत पद हैं और ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाले पद का जो दुगना होता है वो बाकी पदों का योग होता है। मतलब 2 का b का दुगना बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर। ये नियम होता है समांतर श्रेणी का। अभी टाइम है नहीं आपके पास, वरना मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता। तो यहाँ पर देखो, इसका जो दुगना होगा तो ट्वाइस ऑफ 2k-1 बराबर होगा k प्लस 2k+1 के। समझ रहे हो इस चीज को? अब यहाँ पर इसका 2 से गुणा कर दो, 4k-2 बराबर k प्लस 2k+1। अब यहाँ पे देखो 2k और k 3k हो जाएंगे, 3k को इधर लेके आओगे तो 4k यहाँ पर है, तो 4k में से 3k जाएंगे तो आपका k बचेगा, और इसको जब इधर लेके जाओगे तो 3 आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी, 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है 4x² + 8x + 3 इसके गुणनखंड बताओ क्या होंगे। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए 3 और 4 की क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा, 3 और 4 गुणा करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ करके कितना आए, 8 आए। तो कौन से होते हैं, 6 और 2, 6 और 2 8 होंगे, 6 दूनी 12 भी होता है। तो यहाँ पर इसको लिख लोगे 4x², इसके फैक्टर करोगे तो 6x + 2x + 3। यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो बचेगा 2x + 3। अगर पूरे में हम 2x + 3 कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 2x + 1। तो 2x + 3 और 2x + 1 इसके हो जाएंगे फैक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है, 2x + 3 2x + 1, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 4πr²। 4π की वैल्यू रख दो 22/7, r की वैल्यू जो है वो आपकी 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 चौक कितने हैं 88 × 7।
7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 56 और 5 होते हैं 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे। व्यास वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जीवा क्या होती है? जीवा वह रेखा है जो वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है। जैसे दो बिंदु हमने एक यहां से ले लिए और एक बिंदु हमने मान लो ये ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो जीवा कहलाएगी। अगर मैंने एक बिंदु यहां ले लिया तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी जीवा कहलाएगी। दो बिंदुओं को रेखा जो मिलाएगी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी जीवा होगी। इन दो बिंदुओं को मिला दो तो ये आपकी जीवा हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना वो आपके कहां से जाती है? वृत्त से होकर जाती है। देखो मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर देखो, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र हो गया, ये दो बिंदु मैंने लिए पहले, फिर मैंने ये दो बिंदु ले लिए, फिर मैंने ये दो बिंदु ले लिए। अब देखो जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूं तो आपकी लाइन क्या होती आ रही है? बढ़ती आ रही है, और जो बिल्कुल केंद्र से होकर जाएगी वो रेखा जो होगी सबसे बड़ी होगी। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। उसका क्या होती है? व्यास होती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, बात वही है। अगला हम कर लेते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 6, यही तो है, 3 की घात 6 है। ठीक है, अब इसका मान पूछ रहा है। अगर आधार समान होते हैं, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। बहुत आसान सवाल है। तो आधार 3 है तो घातों को जोड़ दो। घात कौन कौन सी? 2 + 4 + 8 + 6, 6 8 14, 4 18, 18 2 होते हैं 20। ठीक है, 3 की घात 20 आंसर आ जाएगा इसका। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 55, 70 और 85 डिग्री हैं, तो चौथा कोण क्या होगा? भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है ना वो 360 अंश होता है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक कोण आप ले लो, एक कोण आपका दे रखा है 55, दूसरा दे रखा है 70, तीसरा दे रखा है 85, चौथा आप कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्योंकि चौथा पूछा आपको पता नहीं है, आपने x ले लिया उसको। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो। 5 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, और 5 5 10 का 0 वहां से लेकर 8 1 9 7 16, 16 और 5 21 प्लस x बराबर 360। x की वैल्यू निकालोगे 360 माइनस 210, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 150 डिग्री आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। आगे बढ़ जाती है। अगला सवाल यह है कि 12 15 21 का एलसीएम निकालिए। बहुत आसान, 12 15 21 का एलसीएम। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 से कोई संख्या कट रही है? हाँ, 21 कट रही है, 2 से काटो। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा तो 15 की जगह 15 लिख देंगे। 21 नहीं कटेगा 2 से तो 21 की जगह 21 लिख देंगे। 2 से फिर 6 कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटने वाली संख्या मिलती रहेगी हमें, तो हम उसको 2 से काटते रहेंगे। 2 से 6 कट रहा है तो 2 3 6, 15 नहीं कट रहा है तो 15 की जगह 15, 21 नहीं कट रहा है तो 21 की जगह 21। अब 2 से कोई भी संख्या यहां पर नहीं कट रही है। अब हम काटेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब बताओ कोई संख्या 3 से कट रही है? नहीं। अब सीधे कटेगी 5 से। 5 एकम 5, 7 कटेगी नहीं तो 7 आ जाएगा एज इट इज। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। तो यहां पर गुणा कर लो। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 सत्ते आपके हो जाएंगे 420। कितना आ जाएगा? 420। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
बेलन के आयतन का सूत्र है, बहुत आसान है। बेलन के आयतन का सूत्र कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है, संख्या 729 का वर्गमूल घनमूल है। 729 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे संख्या किससे कटेगी। तो ये संख्या आपकी कटेगी 2 से, तो कटेगी नहीं। 2 से कटने का नियम क्या होता है? इकाई का अंक कोई सम संख्या होनी चाहिए। इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी है तो वो संख्या 2 से कटेगी। यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 से काट के देखते हैं। 3 से कटने का नियम ये है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 से कटता तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। काटिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 3 7 और 2 9, फिर 3 से कटेगी। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगी। 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो घनमूल में क्या करते हैं हम? 3 3 के पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया, तो यहां से एक 3 ये मिलेगा और यहां से एक 3 ये मिलेगा। 3 गुणा 3 बराबर आ जाएगा आपका 9 आंसर। हम करते क्या है, जैसे हमारे पास ये आया, इसके फैक्टर ये आ गए, तो यहाँ पे हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 3 के, ठीक है। 3 को एक साथ लेंगे तो 1 1 2 3, तो यहां से हमारा 3 आ जाएगा, यहां से भी हमारा 3 आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए। ठीक है, और आपका tan 90 माइनस ए होता है कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए होता है tan ए। कोसेक 90 माइनस ए आपका होता है sec ए। sec 90 माइनस ए आपका होता है कोसेक ए। तो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, आप इसको एक बार जाकर के देख लेना। ठीक है, हम अपने पेपर की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। तो इसका आंसर होगा आपका कॉस ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है, बिंदुओं ए बिंदु दे रखा है 2,3, बी बिंदु दे रखा है 4,1, इनके बीच की दूरी बताओ, दूरी कितनी होगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2। दूरी निकालने का सूत्र जो होता है वो ये होता है, दूरी बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर। तो 1 में से 3 गए, कितने बचेंगे? -2 का स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा 4, यहाँ पे भी कितना आएगा 4, तो आपके आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8। और इसको एक्सपेंड करोगे तो अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस 2 ये 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिक्सटी 64 का वर्गमूल निकालिए। 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल निकालने के लिए वैसे तो आसान है, 8 का होता है, 8 होता है इसका वर्गमूल, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, निकाल के बता दे रहा हूं। पहले आप 2 के इसके फैक्टर निकाल लोगे। 2 से काटोगे तो 32 आएगा, 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे आपका 4 आएगा, 2 से काटोगे आपका 2 आएगा, 2 से काटोगे 1 आएगा। तो फैक्टर आपके आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 2 के पेयर बनाओगे
हर एक पेयर से एक दो बाहर ले लोगे, तो इन सब की गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल भी बहुत आसान है, कह रहा है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। कुछ नहीं करना है, योज्य प्रतिलोम में बस आगे आप क्या लगा दो, माइनस लगा दो, बस यही आपका आंसर हो गया, -2/8। अगला सवाल करते हैं। यदि 2x माइनस x + 3 = 5, तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 2x माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -x -3 = 5, यहां से x - 3 = 5, x की वैल्यू आ जाएगी, 3 इधर जाएगा तो 8, x की वैल्यू 8 होगी। अगला बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है कि 16, 24, 14, 10, 20, 14, 15, 21, इसका माध्यिका ज्ञात करनी है, मतलब इसका मीडियन निकालना है। मीडियन हो या माध्यिका हो या माध्यक हो, बात एक ही होती है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम क्या करते हैं, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं अब। तो सबसे छोटा देखो क्या है, यहाँ पे 10 है, फिर क्या है 14 है, 14 दो बार आ रहा है, देखो 10 हट गया, यहाँ लिख लिया 14 लिख लिया, ये 14 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा 15, हटा दो 15 को, फिर 16, 16 को हटा दो, फिर 21, सॉरी 20, 20 को हटा दो, फिर 21, 21 को हटा दो, एक ही बचा आपका 24। ठीक है, हमने इनको क्या किया, आरोही क्रम में लगा लिया। आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। अगर पदों की संख्या आपकी 8 है, 8 मतलब ये सम पद हैं। कैसे पद हैं ये, सम पद हैं, सम संख्या हैं। तो उसके लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे में 2। तो n/2वां, n की वैल्यू कितनी है 8, 8/2 का मतलब हुआ चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, 15 होगा। और यहाँ n/2 मतलब 4 और एक ये हो गया पांचवा पद। पांचवा पद कितना होगा, 16 होगा बटे में 2। तो आपका आ जाएगा ये 16, 15, 31/2, 31 को भाग दोगे तो 16.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 16.5 इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 92 + 18 + 4 6 + 12 - 11 का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रूल लगाते हैं बॉडमैस रूल लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में आपका ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन मतलब भाग होगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब फिर गुणा होगी, फिर आप एडिशन करोगे मतलब जोड़ोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे मतलब घटाओगे। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट भी 3 प्रकार की होती हैं। ये जो ब्रैकेट होती है ये बड़ी ब्रैकेट होती है, ये आपकी मझली ब्रैकेट होती है, और ये आपकी छोटी ब्रैकेट होती है। समझ गए। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो छोटी ब्रैकेट कौन सी है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, चलिए। बारह में से 11 गए, 1 बचेगा। छह और 1 कितने होते हैं, 7। तो गुणा में कर लो 7। गुणा पहले होगी, 4 7 28,
28 और 18 कितने होते हैं बताओ? 28 और 18 होते हैं आपके 46। कितने होते हैं? 46। जोड़ दो इनको, 6 और 2 8, 9 4 13, 138 आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर डिवाइड है क्या? यहां पर बेटा डिवाइड है, ठीक है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है। ये गलती हमसे हो गई थी, यहां पर क्या है? डिवाइड है, ठीक है। अब 92 को जब 46 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। 5, 12, 13, 5, 12 और 13 इसकी भुजाएं हैं। तो भाई आप यहां पर ये देखो, क्या ये समकोण त्रिभुज बनना है, नहीं बनना है आपका? तो आप यहां से ये देखोगे समकोण त्रिभुज के लिए चेक करने के लिए सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है कितना है? 169। अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इनको जोड़ करके 169 आ गया तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो देखते हैं, 5 25, 12 का वर्ग कितना होगा? 144, तो यहां से आ जाएगा 169। तो देखो इसका मतलब ये जो है आपका दोनों बराबर आ गए, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो ये आपकी 13 है, कुछ भी ले सकते हो, या आप 12 ले लो, ये आप 5 ले लो। आप चाहो तो इसको 5 ले सकते हो, इसको आप 12 ले सकते हो, ठीक है। कोई भी आपकी जो भी मर्जी कर सकते हो। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो, ये आपकी हो गई हाइट। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 5 गुणा ऊंचाई कितनी है? 12। तो 12 पंजे 60/2 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल बहुत आसान है आपके इसमें पेपर में, ठीक है, कोई पेपर कठिन नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आगे देखो, √99 इंटू √396, ठीक है। सवाल मतलब पेपर टाइम थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। 99 और 396 इन सभी को अंदर ले लो आप। 99 इंटू 396, 99 है उसको आप ब्रेक कर लो 11 में और 9 में। 396 को आप डिवाइड करोगे तो इसके फैक्टर आप यहां पे कर सकते हो। मुझे तो फैक्टर करने की जरूरत पड़ती नहीं, मैं डायरेक्टली यहीं कर देता, लेकिन मैं आपको करके बता दे रहा हूं। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 नीम 18, 2 नीम 18, ठीक है। 3 से काटोगे 3 3 9, 3 3 9, 3 से काटोगे 11, 11 से काटोगे 1। तो इसके जो फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो यहाँ पे देखो ये 11 का इस 11 से पेयर बन गया, तो इस 11 को बाहर निकाल लो। इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया, इस 2 को बाहर निकाल लो। और 3 3 9, तो इस 9 का इस 9 से पेयर बन गया, इस 9 को बाहर निकाल लो। तो आपका बन गया 11 दूनी 22, 22 गुणा 9, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, तो आपका आ जाएगा 198, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यही आपका आंसर है। आपके पास अगर जुलाई 2018 का पेपर है तो आप उसमें जाकर के देख सकते। अगला जो सवाल है वो ये है कि -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो मैंने क्या बताया है कि योज्य प्रतिलोम में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी संख्या है, अगर यहाँ माइनस है तो योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा केवल +8। अगर यहाँ पे मैं पूछता कि 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप केवल इसके आगे माइनस लगा देते बस, ठीक है, समझ गए। तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +8। आगे बढ़ जाते हैं। किसी घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई आयतन दे रखा है घन का, आयतन कितना दे रखा है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। घन में जो होती है ना वो सभी भुजाएं बेटा बराबर होती हैं। घन में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ध्यान रखना। तो इसकी अब भुजा निकाल लेंगे, तो घन का जो सूत्र होता है वो भुजा की घात 3 बराबर 1331,
और भुजा बराबर आ जाएगा, इसका घनमूल निकालोगे 1331 का, इसका घनमूल निकालोगे तो 11 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 11। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके एक फलक का क्षेत्रफल बताओ। एक फलक का क्षेत्रफल, कितनी फलकें होती हैं? फलकें होती है 6 घन में। मतलब आप जो है, आपने वो देखा होगा लूडो जब खेलते हो तो उसका जो गोटा होता है उसमें जिस पर नंबर लिखे होते हैं, तो उस पे वो एक घन की तरह होता है। उसमें तो 6 फलकें होती है, मतलब 6 आपकी परतें होती हैं। एक परत पे 1 लिखा होता है, दूसरी परत पे 2 नंबर लिखे होते हैं, तीसरी परत पे 3 नंबर लिखे होते हैं, ऐसे ही 6 परतें होती हैं। तो उस एक परत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक परत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब ये वाली परत मान लो, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी। ये आपका क्या बन गया? वर्ग बन गया। प्रत्येक फलक, घन में प्रत्येक फलक क्या होती है? वर्ग होती है। ध्यान रख लो, घन में प्रत्येक फलक कैसी होती है? वर्ग होती है। कैसी होती है? वर्ग होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा होता है। तो 11 गुणा 11 बराबर आ जाएगा 121। ठीक है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि वर्ग की भुजा और एक विकर्ण का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग दे, मान लो ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा हमने मान ली x, तो ये भी x होगी, ये इसका विकर्ण होगा। तो ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज। विकर्ण क्या होगा? विकर्ण जो होगा एक तरीके से समकोण त्रिभुज का ये कर्ण बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा और ये आपका आधार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, लंब का वर्ग तो x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग x का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x अंडर रूट 2। तो ये कह रहा है कि भुजा और विकर्ण, तो भुजा बटे विकर्ण, भुजा कितनी है इसकी? x है। विकर्ण कितना है? x अंडर रूट 2। तो x से x कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 1 अंडर रूट 2। तो 1 अनुपात अंडर रूट 2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है कि यदि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। गति बराबर क्या होता है? गति बराबर होता है, गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? अब बात यह आएगी दूरी कितनी है। दूरी जो लोगे ना बेटा, यहाँ पे दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस आप प्लेटफॉर्म की लंबाई को उसमें जोड़ दोगे। रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी? 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बटे में समय कितना ले रही है? 10 सेकंड ले रही है। तो आपकी दूरी हो गई 300 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक बताओ। 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं? तो आप देखोगे पहली जो विषम होती है 1, दूसरी होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर आपकी 17। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेनी है बस। इनका माध्यक मतलब मीडियन बताना है। तो 8 है भाई। मीडियन निकालने के सूत्र मैंने क्या बताया था? अगर n जो है सम संख्या है तो सूत्र होता है माध्यक बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2 आ जाएगा आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे n बटे 2वां मतलब चौथवा पद। चौथा पद कौन सा है? यहाँ पे 7 है। और ये आपका आ जाएगा n बटे 2 मतलब 4 और 1, पांचवा पद कितना है? 9 है, बटे में 2, 9 7 16 बटे 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आंसर। तो 8 आंसर इसका आ जाएगा। ये था आपका पेपर HP टेट का मैथमेटिक्स का पेपर। ये हमने आज यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। और जो अगला वीडियो मेरा आने वाला है वो आपका आएगा TGT आर्ट्स के ऊपर, और मैं उसमें आपको सिखाऊंगा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।